साथियों, स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो आपका आरओ है, आपका जो एआरओ है और आपका जो सीए है, इन तीनों भर्ती के लिए आप जानते हैं आपका स्टेज 2 एग्जाम होने वाला है साथी, है ना। और स्टेज 2 और इसके साथ साथ स्टेज 3, इन दोनों के आधार पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा और इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चयन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें रैंक के हिसाब से होगा। जैसे मान लीजिए आपका रैंक अच्छा है तो आपको आरओ का पोस्ट मिल सकता है, उससे थोड़ा कम है तो आपको एआरओ का पोस्ट मिल सकता है, रैंक थोड़ा सा और कम है तो आपको कंप्यूटर असिस्टेंट का पोस्ट मिल सकता है। बाकी परीक्षा तीनों के लिए सेम होना है। ठीक है, समस्या जानते हैं क्या है? समस्या आ रही है हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनको एकदम से हड़का दिया गया कि बेटा अगर तुम इंग्लिश नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो, तो इस एग्जाम से तुम बाहर हो। बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो हिंदी माध्यम से हैं बच्चे उनके लिए थोड़ा चुनौती है इस परीक्षा को निकालना, लेकिन इतना भी चुनौती नहीं है कि मतलब डर के मारे आप फॉर्म ही नहीं फिल करिए। मैं आपको सच बताऊं, मैं 100 लोगों का अगर एनालिसिस करता हूं तो उसमें से आज मुझे 30-35 बच्चे मिल रहे हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि हमें स्टेज 2 देना ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसमें। अरे भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो और इस वीडियो को ध्यान से समझो, फिर उसके बाद निर्णय ले लेना कि करना क्या है जीवन में, पढ़ना है स्टेज 2 की नहीं पढ़ना है। ठीक है, आइए समझते हैं। आप लोग जानते हैं जो आपका ये स्टेज 2 का एग्जाम होगा, इसमें टोटल आपको 150 मार्क्स मिलने हैं, 150 अंक मिल रहा है। और आप जानते हैं ये पूरा पेन और पेपर मोड पे है, यानी आपको पेज दे दिया जाएगा और उसी पे आपको इसे लिखना है। और इसमें इसके लिए आपको कितना समय दिया गया है? 2 घंटे का समय दिया गया है, बहुत ही पर्याप्त समय है। ठीक है, आप जानते हैं स्टेज 2 और स्टेज 3, यानी जो आपका ये स्टेज 2 लिखने वाला है और इसके साथ साथ जो स्टेज 3 है और ये जो टाइपिंग है, इन दोनों को मिला करके आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि स्टेज 2 जो कि टाइपिंग वाला है, इसमें बच्चे जो है वो 48 प्लस लेकर आते हैं। मैं 48 मान के चलता हूँ, इतना नंबर लेकर आते हैं। तो यकीन मानिए कि अगर आप 150 में से यहाँ पे, अगर इस 150 में से आप साथ ही 70 से 80 नंबर भी लेकर आते हो ना, तो 100% आप सिलेक्ट हो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सोचिए 50% मार्क्स अगर आप लेकर आते हो, एबव देन 50%, तो आप पक्का सिलेक्ट हो जाओगे सब, है ना। अब इसी को समझना है कि सर 150 में से हम इतना कैसे लाएंगे। इतना आसान भी नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है। समझिए इस बात को कैसे। अगर आप देखेंगे स्टेज 2 में जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में इन्होंने साफ साफ लिखा कि भाई हम आपसे क्या पूछेंगे। इसमें कुल 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में ये आपसे कहते हैं कि आपसे एस्से राइटिंग कराएंगे अंग्रेजी में। मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट शब्द लिखा है इन लोगों ने। अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट लगभग में 200 शब्द, एग्जैक्ट 200 शब्द नहीं है, अप्रोक्सीमेट इन्होंने कहा कि हम 200 शब्द ऐसे लिखवाएंगे और इसके लिए हम आपको देंगे 30 नंबर। ठीक है मेरे भाई, आप, मैं साफ साफ कहता हूं, कुछ भी आप लिखना तो इसमें से आपको मैं एक ऐसा ही रट्टा मार करके 10 से 15 नंबर आप ऐसे में ला सकते हो, रट्टा मार करके ला सकते हो। और बताओ, बस आपको कुछ तरीके पता होना चाहिए, आप रट्टा मार के ला दोगे यार 10 से 15 आराम से, इतना नंबर तो आप ला ही दोगे। इसी सिलेबस में आपके एक बात लिखी गई है, लेकिन क्या बताएं यूट्यूब के हमारे टीचर बस यस से लिखा है, बस उसके बाद वही पकड़ के रगड़े पड़े हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, डिटेल में सिलेबस तो पढ़िए। इसमें इन्होंने लिखा है कि भाई देखो, हम स्पेशल इंफेसाइज देंगे, जोड़ देंगे किसी बात को, स्पेशल महत्व देंगे। किसका महत्व देंगे? अगर उस बच्चे के एस्से में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूरेसी है वो हमें नजर आ गया, यानी जो हमारी संवैधानिक, जैसे अगर कोई मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड आप लिखते हैं और उसमें वो चीजें हैं, या हम ये कहें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है, तो उसको वो बेहतर, मतलब एक समझिए जो चेक करेगा, जो व्यक्ति आपका कॉपी चेक करेगा, वो थोड़ा सा एक अलग लेवल के नजरिए से आपके कॉपी को देखेगा। क्योंकि अगर स्पेशल इंफेसाइज को साफ साफ सिलेबस में लिखा है मेरे भाई, है ना, मैंने ये नहीं लिखा, सिलेबस में लिखा है। और इन्होंने कहा है कि भाई देखो, इसके साथ साथ कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी होना चाहिए। अब जैसे अगर मान लीजिए कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर ले लिया कि भाई आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट आप समझाओ, तो आपके पास एकदम कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए कि नमामि गंगे क्या है, नमामि गंगे स्कीम्स कब लाया गया, कैसे लाया गया, इसके मेजर इशूज क्या है, चैलेंजेस क्या है। ठीक है, वो सब आपको एकदम अच्छे से लिखना होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप जो इस तरह से योजनाएं बन रही, वो अभी हम आपको ड्राफ्ट बताएंगे कैसे क्या होता है, वो आपको तैयार करना है। फिर इन्होंने क्या कहा कि देखो भैया, हम क्या करेंगे कि रेलेवेंस टू टॉपिक एंड कोहेरेंस, जो टॉपिक से सुसंगतित हो और उसी के रिलेवेंस में हो। ऐसा नहीं है कि हम आपसे अगर प्रोजेक्ट नमामि गंगे का पूछ रहे हैं तो आप हमें अलग दुनिया जा करके समझा रहे हैं किसके बारे में, द सोशल एंड इकोनॉमिकल इशूज इन इंडिया।
हम आपसे प्रोजेक्ट नमामि गंगे पर चर्चा कर रहे हैं और हमें एग्जांपल दे रहे हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज इन इंडिया करेंटली, वर्तमान में भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याएं क्या है, और हमने आपसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट पूछा है। जो यहाँ पे जो कोहेरेंस, टॉपिक की कोहेरेंसीज होनी चाहिए, वो ऐसा ही होना चाहिए जो रेलेवेंस हो, उस टॉपिक से संबंधित हो, उस टॉपिक से रिलेट करता हो, ऐसा होना चाहिए। उस पर हम ध्यान देंगे ज्यादा। अभी आपको हम सब बताएंगे, चिंता मत करिए, बस ध्यान से सुनिए कथा को। इन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, जो आपके लिखने का तरीका होना चाहिए वो लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा कि मैं अगर ऐसे नॉर्मल लिखता हूं कि दिस इज ए काउ, ठीक है, और कहा जा सकता है कि उसका जो कलर है वो काला नीला कुछ भी ऐसे मान लीजिए, तो ये एकदम अजीबोगरीब तरह से है। इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि यह गाय काली है, या यह काली एक गाय है, या यह एक काली गाय है। समझ रहे बात को? कहने का मतलब कि आपका जो स्ट्रक्चरल होना चाहिए वो थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उसमें छाप दो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्होंने क्या क्या लिखा, भी मैं इसको सब डिस्क्राइब करूंगा, चिंता मत करिए। और इन्होंने कहा कि आपका जो फ्लो होना चाहिए लिखने का, वो अब जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ लिख रहा हूं कि भारत वर्तमान में, भारत की जो आर्थिक नीतियां हैं वह वैश्विक सुसंगति से थोड़ा सा बेहतर मेल नहीं खा रही हैं, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब मैं नीचे लिख दे रहा हूं कि क्योंकि मोदी जी हमारे यहाँ जो है धर्म जात पर लड़ाई करते हैं। तो क्या आप खुद सोच के देखिए, क्या ये फ्लो सही है? नहीं। अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हो, उस वर्ड को कनेक्ट करना है। जिस भी पॉइंट से आप लिख रहे हो, अगर पॉजिटिव बातें आपकी चल रही है तो पॉजिटिव ही चलती रहे, जब तक आप उसे नेगेटिव सेंस का मोड़ नहीं दे रहे हैं। अब ये नहीं कि पॉजिटिव से बस तुरंत नेगेटिव ला के अपना मर्जी थोप दो, ऐसा नहीं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज यहाँ पे होना चाहिए साहब। पहली बात तो ये, आपकी भाषा समझ में आनी चाहिए। अब जैसे कोई भोजपुरी लिख दे, समझ रहे कि ऐसे चल रहा था, नहीं नहीं, आपको एग्जाम्पल शुद्ध शुद्ध हिंदी भाषा में करना है, उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश भाषा में समझा देना है। अभी सब बताएंगे। आपका एक्सप्रेशन भी चेक करेंगे एस्से में। ये बात माननीय जो कोर्ट है इनके द्वारा साफ साफ लिखा गया कि भैया हम आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूरेसी चेक करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियरिटी चेक करेंगे। अब जो ऐसी पॉइंट भी हम चेक करेंगे कि आप उस टॉपिक से रिलेवेंट बातें लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। जो आपकी स्ट्रक्चर है एस्से का, हम वो भी चेक करेंगे। आपका जो फ्लो है लिखने का, वो भी देख सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और आपके जो एक्सप्रेशन, आपके वर्ड लिखने की, या भाई जब आप कोई लेटर पढ़ते हो तो लगता है ना कि ऐसे ऐसे राइटर मुंह हिला रहा है, तो जो पढ़ेगा उसको दिखना चाहिए। इन सारी पॉइंट पर इन्होंने कहा कि हम आपसे एस्से लिखवाएंगे और इसके लिए आपको 30 मार्क्स देंगे। मेरे भाई बहुत ही नॉर्मल बात है ये तो साफ साफ बता दिए कि हम आपसे क्या क्या पूछने वाले हैं, बस आपको इस पर अमल करना है। और सुनिए, फिर मैं कहता तो हूँ आप नॉर्मल 100 एस्से रट के जाना मेरे भाई, बड़े ही प्यार से आप यहाँ पे 10 से 15 से 20 नंबर तक लाओगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, रट के जाना है। अभी देखना कैसे सबको खत्म करना है, ठीक है। सेकंड है प्रेसीज होता है साहब। प्रेसीज में इन्होंने कहा है कि देखो यार, जब मैं तुमसे प्रेसीज पूछूंगा ना, 30 मार्क्स का है और मैं मान के चलता हूँ कि प्रेसीज में हमें 20 प्लस मार्क्स लेकर आना है। यूट्यूब पर टीचर लोग तो सीधे बस भिड़ गए हैं, राम घर जाता है घोड़ा गधा घास चढ़ता है। अरे यार ऐसे कैसे भिड़ गए? मैं कितने यूट्यूब टीचर को देख रहा हूँ मेरे भाई, वो तो मतलब क्या ही शुरू कर दिए हैं। अरे एक बार अच्छे से सिलेबस तो सर समझ लीजिए, है ना। कुछ भी शुरू कर दिए हैं यार, ऐसे थोड़ी मजाक थोड़ी बना देना चाहिए है। ऐसा नहीं है यार, मजाक नहीं बनाना, अपने आप को भी केयरफुल रहना है। यूट्यूब पर सब गड़बड़ कर रहे हैं मामला, है ना। इसमें क्या इन्होंने पूछा, देखो यार, जो मैं आपसे प्रेसिज पूछूंगा ना, प्रेसिज का मतलब है, आपको याद होगा कि बचपन में जब एक कहानी सुनाती थी तो लास्ट में क्या पूछते थे कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। तो आप क्या बोलते थे कि बस एकता में बल है। पूरी कहानी पढ़ने के बाद आप क्या बोलते थे? एकता में बल है। कैसे बोल देते थे? क्योंकि आप पूरी कहानी का जो सार है आप समझ जाते थे कि इसमें एकता में बल है। तो जो आपने ये लिखा एकता में बल है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिज। बस वही है, एक पूरी कहानी पढ़ना है, उस कहानी का जो एक सार है वही आपको रिप्रेजेंट करना है वहां पे। ये बहुत आसान चीज है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। इसमें इन्होंने साफ साफ कहा, माननीय कोर्ट ने, हम क्या पूछेंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर आइडियाज, आपके आइडियाज को हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कितना आप कंसाइजनेस कर सकते हैं और पर्सनल रिडक्शन आप कितना कर सकते हैं, कितना शॉर्ट में अपनी बात को, पूरी बात को आप लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि एक शब्द हम आपको लिख रहे हैं डेवलपमेंट, हिंदी में लिख रहे हैं, तो कि तुरंत इंग्लिश में लिख देंगे तो भारी भरकम लगेगा, आप बीमार हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि विकास के लिए, एक शब्द आप देखिए, विकास के लिए
लगातार लगातार वनोन्मूलन हो रहा है, वनोन्मूलन हो रहा है, हो रहा है, जिससे जिससे मानव समाज परेशान है। मान लीजिए ऐसा एक शब्द हमने लिखा, तो हमने पूरा पैराग्राफ लिख दिया ना। आप कैसे लिख सकते हो शॉर्टकट पैसेज में, वनोन्मूलन मानव समाज के लिए खतरा है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं औद्योगिकीकरण और वनोन्मूलन मानव समाज के लिए खतरा है। कहने का मतलब कि पूरी जो स्टेटमेंट है उसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे, कितना शॉर्ट करके आप पूरी बात समझा देंगे। मान लीजिए हमें जाना है कहीं, यहाँ से ए पर जाए, यहाँ से हम बी पर जाएं, बी से हम यहाँ सी जाएं, सी से हम यहाँ डी जाएं, डी से यहाँ ई जाएं, ई से हमें जाना है ई एफ तक, तो आप ऐसे जाएंगे लंबा चौड़ा। लेकिन ऐसे अगर आप कोई मार्ग बना लेते हैं तो आप डायरेक्ट अपनी बात को रख पाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि भाई हम ये भी चेक करेंगे कि आप कितना कम कर सकते हो पूरे स्टेटमेंट को, कितनी समझदारी से आप कोई काम कर सकते हो। लेकिन इन्होंने एक शब्द प्रेसिज में और लिखा है, क्या भाई, लैंग्वेज क्लैरिटी होनी चाहिए। इतना भी कठिन शब्द मत लिख दो कि एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पाए, उसको मीनिंग ही नहीं पता हो। लैंग्वेज क्लैरिटी और ग्रामर आपका सही होना चाहिए, साथ में एक सुटेबल टाइटल भी होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि हम मुद्दा लिख रहे हैं कि इंडिया फेसिंग हाइजर इशूज नेशनलिज्म को लेकर के, ठीक है, या वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इज द, ऐसे कह सकते हैं कि जो भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं थोड़ा हिंदी में इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अंग्रेजी भारी भरकम ना लगे। तो ऐसे समझिएगा कि अगर मैं कोई मुद्दा लिख रहा हूं वर्तमान समय में और उसका टाइटल मैं साफ साफ लिख दूं कि बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी आर्थिक विकास का अवरोधक है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए बेरोजगारी एक अवरोधक के रूप में काम करती है। अब इसमें हमने बेरोजगारी के बारे में जितना मन है उतना लिख डाले, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है कि बेरोजगारी आर्थिक विकास के लिए अवरोधक है। तो एक प्रकार से आप देखेंगे एक हमारा टाइटल सुटेबल बना कि नहीं बना, बना। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा मुद्दा क्लीन या फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर के हमें बनाना है, तो हम किसी की कोट्स को रख करके अपना टाइटल बना सकते हैं, ठीक है। स्वच्छ जल ही स्वच्छ जीवन है, मान लीजिए हमने टाइटल लिख दिया स्वच्छ जल स्वच्छ जीवन। अब इसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चिंग एंड प्रोजेक्ट ऑफ दैट द नेम इज नमामि गंगे प्रोजेक्ट। उसके बाद हम लिखना शुरू कर सकते हैं क्लीन वाटर एंड सेव लाइफ, टाइटल बना दिया हमने, है ना, कि पूरा जो कहानी लिखा था उसको हमने नया मोड़ दे दिया। तो ये हम तो बोल दे रहे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएगा साहब, बस प्रैक्टिस करना है सरकार इसके लिए, है ना। तो ये चीजें आप बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही प्यार से आप यहाँ 20+ क्वेश्चन लाओगे। अच्छा, ये चीजें आपको अपने मर्जी से नहीं करना है, ये सब लिखा रहेगा, इन्हीं में से थोड़ा सा बुद्धिमानी लगाना है कि आप सबसे बेहतर कैसे लिख पाते हो। उसी में से पूरे पैराग्राफ से आपको ढूंढ के सबसे बेहतर लिखना है, वो हम आपको बताएंगे कि अब ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एक ही तरह से सोचने लगेंगे, मामला गंभीर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है साहब, सेक्शन सी, इन्होंने कहा कि देखो 50 नंबर, तो मेरे भाई इस 50 नंबर में बड़े प्यार से हमें 40 नंबर तक लेकर आना है, यानी 35 से 40 नंबर लेकर आना है बड़े प्यार से। आप देख सकते हैं मैंने कैसे आपको 90 नंबर से 100 नंबर के बीच में दिलाने की बात करी है, और बड़े आराम से मिल जाएगा। अब बस भरोसा रखना थोड़ा सा। ये कह रहे कि भैया देखो हम आपसे अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन कराएंगे, इसमें कुछ और नहीं हम आपसे पूछेंगे। सेकंड ये कहते हैं कि हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कराएंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपसे कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। क्या क्या ध्यान रखेंगे? कह रहे भैया हम एक्यूरेसी ऑफ मीनिंग को ध्यान में रखेंगे, यानी आपका वर्ड पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि भैया हम एक्यूरेसी ऑफ मीनिंग चेक करेंगे, जो ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं उसकी मीनिंग आपको आती है कि नहीं आती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको कम से कम 1000 से 2000 के बीच में आपको वर्ड पावर याद करना पड़ेगा। एक बार 90,000 सैलरी मिली हो, खुद सोच के देखो, क्या इतना आसान है? क्या नहीं ना, मेहनत तो करना पड़ेगा ना ये। और ये क्या कहते हैं भैया, जो टर्मिनोलॉजी है ना वो हम चेक करेंगे, ग्रामर एंड सेंटेंस, ये हम आपको चेक करेंगे। कहने का मतलब ये 50 नंबर आपका क्या है, ग्रामर का पोर्शन है साहब। 50 नंबर टोटल ग्रामर है, और अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लिए तो आप ऐसे भी तैयार कर लेंगे, आप कंप्रहेंशन भी तैयार कर लेंगे, ये दोनों अपने आप से तैयार हो जाएंगे।
बस आपको इस पे फोकस करना है। अब इसके लिए राम घर जाता है घोड़ा गधा घास चरता है ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको यू हैव टू रीड सम बेसिक्स रूल्स एंड द फंडामेंटल ऑफ सब्जेक्ट रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये आपको पढ़ना है साहब, ठीक है। रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको ये सीखना है कि इनका यूज करके हम एक बढ़िया अच्छा खासा, अच्छा लोग लिखते हैं अलग चीज होता है, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए वो अलग चीज होता है। अभी स्पीकिंग बोलने में ग्रामेटिकल एरर हो जाता है, कौन ध्यान देता है, लेकिन लिखने में ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। और इसके लिए कुछ ही चीज सीखने की जरूरत है, पूरा एकदम ज्ञान मन लेने की जरूरत नहीं है यार, नहीं, कौन इस्तेमाल करता है आजकल के जिरेंड का। हाँ, थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए हम कभी कभी स्पीच जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, वॉइस एक्टिव पैसिव या फॉर्मेशन ऑफ वर्ड सेंटेंस या सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, ये सब चीजें फोकस करनी होती हैं, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए ये इतने ज्यादा पॉइंट हैं साहब, अब आप देखेंगे तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर ने कोर्स लॉन्च किया होगा, कुछ टीचर इसको कहेंगे कि हमसे आप 700 रुपये पेड कर दीजिए, हम आपका ये वाला पूरा हिस्सा कंप्लीट कर देंगे। पहले तो उनसे कहिए कि सिलेबस जो दिया है उसको आप पहले डिस्क्राइब करिए कि इसका मतलब क्या होता है, पहली बात। कुछ लोग कहेंगे कि आप हमको बस 300 दे दीजिए भाई, इतने हम नैया पार लगा देंगे, आपका ये पूरा हम कंप्लीट करा देंगे। अरे काहे कंप्लीट करा देंगे सर, हैं? इतने सारे पॉइंट्स है ना, अभी आप लिखने बैठेंगे ना, अगर आप सच में सिलेक्शन दिलाना चाहेंगे ना तो 5 महीने इसमें लग जाएंगे, एक बच्चे को अच्छे से सिखाने में सब ये पूरा समय लग जाएगा, ठीक है। तो जरूरी है कि आप जब भी कोर्स कहीं भी बाई करिए, थक के मत करिए, समझिए बात को अच्छे से, सिलेबस को समझिए, पाठ्यक्रम को समझिए, देन आप इस पे अप्लाई करिए। अगर आप हमसे इस चीज़ को स्टार्ट कराना चाहते हैं कि हम भी पढ़ें, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन भाई देखिए हम ये 100-200 वाला नहीं पढ़ा पाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम लगेगा। हाँ, आपको फाइनल तक लेकर जाएंगे। तो ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, 8881716810, इस पे आप व्हाट्सअप करिए। अभी क्या करना है, अभी जैसे पेपर आपका है तो CBT 1 निकालना है, तो अभी 50 नंबर तैयार करना है, ठीक है। फिर 100 नंबर जैसे हमारा CBT 1 खत्म हो जाए, CBT करें, जैसे हमारा स्टेज 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इस 100 नंबर की तैयारी करेंगे। इस 50 नंबर में क्या, 50 नंबर में इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब सेक्शन, यानी इसे आपको कंप्लीट करना है, जिसमें हम ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है। ये 50 नंबर, और इसके लिए आपको 60 दिन मेहनत करना है। जैसे आप ये, अच्छा ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं, ऐसे समझते हुए चलना है धीरे धीरे, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाना, इसके बाद आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाना, और जब ग्रामर सीख लोगे तो ऐसे लिखना एकदम फॉर्मेट बना के आपके हाथ में दे देंगे, वो लड्डू की तरह खटाखट आपको चबाना है। इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा वर्ड पावर तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, वर्ड पावर हम साथ में तैयार करें और ये पूरा तैयार करें। तो ये नंबर है सर 8881716810, आप इस पे ज्वाइन कर लीजिएगा। फीस अभी बहुत ज़्यादा आपसे नहीं लेना है, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा तब हम आपसे फीस पक्का लेंगे, अच्छे से लेंगे, क्योंकि आपसे मेहनत कराएंगे। लेकिन एक नॉर्मल फीस जो इस पूरे एग्जाम के लिए, मतलब ये पूरा आपका 50 नंबर तैयार करा देगा, 2 महीने की मेरी कड़ी मेहनत रहेगी, कोशिश रहेगी कि फालतू के डाटा आपके दिमाग में ना डाला जाए। तो एक नॉर्मल फीस के साथ इसे हम स्टार्ट करेंगे साहब। अब आपको लग रहा है कि सर ये कठिन है, तो भैया आप जाओ 700 में पूरा पढ़ लो, है ना, लेकिन सिलेक्शन ना होगा इसकी गारंटी मेरी है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग पढ़ा रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर, कि बस उनको कुछ चाहिए नहीं है ना साहब, वो आप समझ रहे हैं कि तुम शुद्ध गधा हो और वो शुरू कर दिए हैं राम घर जाता है, तो इससे मतलब गड़बड़ है मामला यार, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा सर, है ना। अभी समझिए, अभी देखिए ऐसे लिखते हैं कैसे है, ठीक है। तो आप इस नंबर पे मैसेज करना, लिमिटेड लोगों को मैं इसमें जोड़ूंगा, 8881716810, मैं इसमें लिमिटेड लोगों को ज्वाइन करूंगा, ये भी बात समझ लेना। लिमिटेड लोगों का मैं एडमिशन ही नहीं करता उसके बाद, ये ध्यान रखिएगा। पर अभी मैं इसमें देखते हैं, अभी आप ज्वाइन करिए, मैसेज करिए, देखते हैं कितने लोग हैं जो हिम्मत दिखा रहे हैं, फॉर्म भरे भी हैं, ठीक है। फिर मैं इस क्लास के ऊपर आपसे डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। ये क्लास मैं आपको दूंगा यहाँ पे अच्छे से, और यकीन है कि अगर आपको लगेगा कि नहीं सर, नहीं हमसे अभी भी नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारा मेंस वाला मत लेना, 2 महीने बाद वैसे ही एक आपका बंद हो जाएगा। 60-70 क्लास में हम आपको ग्रामर एकदम अच्छे से घोर के पिला देंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो जाएगा एकदम से, ठीक है। तो एक बार ट्राई करिएगा, बाकी देखते हैं क्या होगा। आइए अब समझते हैं, बाकी जहां मन करे वहां पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। समझिए, मेरा काम था आज कहानी आपको बताना, बस ये मेरे मन से निकल गया कि यार थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपके, और कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे पास समय इतना कम रहता है कि पूरा समय ही देर नहीं मिलेगा। अगर हम बात करेंगे कि यार ऐसे कैसे लिखते हैं, मन में तो आ ही रहा होगा। तो पहली बात तो ऐसे समझिए होता क्या है, तो भाई ऐसे कुछ होता नहीं है, शब्दों का एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन होता है, संरचित रचना होता है। संरचित मतलब खुद से रचना किया हुआ, लिखा हुआ होता है, जो कि प्रेजेंट करता है सेट ऑफ आर्गुमेंट, यानी तर्कों का पूरा समूह होता है। जैसे अगर कोई टॉपिक मैं लिख दूं
जैसे मैं लिख दूं मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है, धर्म है, ठीक है, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजियस। अब मैंने लिख दिया मानवता सबसे बड़ा धर्म है। अब इस पर आपसे मैं 200 शब्द में मुझे लिखता है, तो अब आप क्या करेंगे कि समझाएंगे अपने तर्क को, अपने आर्गुमेंट को समझाएंगे एक पूरा का पूरा एक सेट एक स्ट्रक्चर्ड वे में। अब ऐसा तो नहीं आप मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है क्योंकि मानवता को पानी देना चाहिए, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है क्योंकि लोगों को बस वाले आजकल रोक कर पानी पिला रहे हैं, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है कि चिड़ियों को पानी, ऐसा नहीं ना लिखेंगे सर, नहीं ना। आप क्या करेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी बात को अपने आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, और वही रिप्रेजेंटेशन ही हमें क्या कहलाता है, एसे कहलाता है। यानी जो भी पॉइंट दिया गया है उसमें आप अपनी बात को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एसे। इसमें समझने वाली बात है कि जब हम एसे लिखते हैं तो भाई हम कहाँ से लिखें, कैसे लिखें, किन किन पहलुओं पर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, जब भी आप एसे लिखना चाहें तो आपको कोहेरेंस पर ध्यान रखना चाहिए, आपको सुसंगति यानी एक दूसरे से जो बातें आपकी हो वो एक दूसरे से जुड़ी हो। अभी सबका मतलब बताएंगे, घबराइए मत। आपका प्रेजेंटेशन देखा जाएगा ऐसे लिखते वक्त कि आप जो प्रस्तुत कर रहे हो वो किस तरीके से कर रहे हो, लिखने में अच्छा है कि नहीं अच्छा है, दिखने में अच्छा है कि नहीं अच्छा है, फिर आपका लैंग्वेज। ये 3 मेजर पॉइंट होते हैं जब भी हम एक एस्से को पढ़ते हैं, एक एस्से को समझते हैं। आइए हम देखते हैं कि आखिर में सुसंगति क्या होता है। तो जब हम लिखना शुरू करते हैं तो इच पैराग्राफ, यानी जैसे आपने एक पूरा लाइन लिखा कि इन द समर सीजन इंडिया इज फेसिंग हाइजर इशूज, ठीक है। अब आपने लिखना शुरू किया, फिर आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, एक पैराग्राफ खत्म हो गया, आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि भाई ये ऐसे कहता है कि यार जब भी कोई पॉइंट आप लिखना शुरू करो ना तो उसमें दोनों पैराग्राफ के बीच में एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि वर्तमान समय में भारत हीट वेव जैसी आपदाओं का सामना कर रहा है, और उसके नीचे में लिख दूं कि भारत में कोयला बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो क्या ये दोनों बातें एक दूसरे से संबंधित है? तो आप कहोगे नहीं सर, मजा ही नहीं आया। तो लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। अब उसके नीचे हमें लिखना चाहिए था कि इसका तत्कालीन कारण कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो सकता है कि नहीं है, ऐसा। और उसमें आपको केयरफुली उसको प्लान करना होगा। पहली बात तो ये, ऐसा नहीं कि मेरे सामने आया बस तुरंत धड़ 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 लगे लिखने, ऐसा नहीं करेंगे ना ना। कापी के पीछे में रफ साइड दिया होगा, उस रफ साइड में आप हिंदी में अपनी बात को लिखेंगे सन 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 टू द पॉइंट। उसके बाद आप जो है पूरा प्लानिंग करेंगे थोड़ा 2 सेकंड दे करके कि हमें किस डायरेक्शन में क्या क्या बातें लिखनी है। आप स्ट्रक्चर्ड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप अच्छे से कंटिन्यूटी के साथ चीजों को लिखेंगे। यही कहलाता है कि आपके इसमें कि एक सुसंगति होना चाहिए आपके एक एस्से में। अभी देखिएगा कैसे आप आगे बढ़ाओगे। सेकेंड चीज, इसमें आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा। लैंग्वेज आपका कैसा होना चाहिए? बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारी भरकम शब्द लिख दीजिए कि आप पढ़ ही नहीं पाइए, और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर इन एडिक्शन किसी चीज का लत लगना है तो आप जो है इन एडेड लिख के छोड़ दो, नहीं, गलत हो जाएगा। कंपोजिशन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, समझ रहे? देखिए पूरी तरह से ग्रामर है, उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और कोशिश करिए कि आप एरर फ्री लिखिए। ऐसा नहीं कि आप इनका एरर माफ है, पर इतना नहीं। और सुनिए, जार्गन से बचिए, भारी भरकम शब्दावली से बचिए। सर जो यूट्यूब पर बहुत बड़े शब्द बता दे रहे हैं, अरे बाप रे, देख करके बच्चा डर जा रहा है, कह रहा है ये कैसे लिख पाएंगे। अरे साहब नॉर्मल शब्द लिखिए ना, पढ़ने वाला को मजा आना चाहिए बस। आप समझ रहे मेरी बात को? ये चीजें। तो सेकेंड चीज ये होता है। अब आ जाते हैं, ये टूप्स नहीं होता है सरकार, टिप्स होता है। अच्छा, टाइप्स लिखा, प्रेजेंटेशन टाइप, टिप्स जो भी लिख दे, टाइप लिख दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपके प्रस्तुतिकरण का। जब आप लिखना शुरू करते हैं सरकार, मान लीजिए दीपावली का दिन है, रामचंद्र जी का आज आगमन होने वाला है, अयोध्या वासी सब खुश हैं और अपने घर में दीपक जला रहे हैं, मैंने ऐसे शब्द लिखा कि ये आपका दिवाली फेस्टिवल है एंड 2 days राम विजिट टू अयोध्या। मतलब अभी ध्यान मत दीजिए, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ हंसी मजाक में। ये तो तरीका था, आपने लिखना शुरू कर दिया कि भाई राम आ रहे हैं, बस धड़ 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 लिखना शुरू कर दिया, धक धक धक, है ना। एक तरीका ये हो गया।
दूसरा तरीका ये होगा कि आप ऐसे लिख रहे हैं कि दिवाली का पर्व है, कि मान लीजिए कि दिवाली का पर्व है, देखिए, और आज अयोध्या वासी खुश हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसे मैंने लिख दिया दिवाली का पर्व है, आज अयोध्या वासी खुश हैं क्योंकि क्योंकि पॉइंट ए, आज श्री राम अयोध्या लौटेंगे। पॉइंट बी, श्री राम लंका में, या कहा जा सकता है कि अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त करके वापस लौटेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि आपने एक स्टेटमेंट लिखा, अन्य स्टेटमेंट के बाद आप शुरू कर दिए और आपने ये लिखा पॉइंट वाइज, दैट इज कॉल्ड पैराग्राफ और पॉइंट फॉर्मेट, कि आप पूरा एक स्टेटमेंट लिखें, क्योंकि एज ऐसा शब्द ला करके आप बीच में छोड़ते हैं, हल्का सा डैश देते हैं और पॉइंट दे करके ऐसे आप अपना एस्से में 3-4, अब ये मत करना पूरा एस्से में पॉइंट में कर देना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। 3-4 लाइन या फिर 2 लाइन या 3 लाइन आप ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पहली बात तो ये फॉर्मेट का नियम होता है कि मान लीजिए कि आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं और आपने लिखा कि वर्तमान समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, वर्तमान समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मानव जीवन पे, मानव ग्रामीण समाज के लिए वरदान साबित हुआ है। एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं कि एक वरदान साबित हुआ है मानव समाज के लिए, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, आज बैंकों तक, समझ रहे हैं, सुलभ आसान हो चुका है, किसके मदद से, सीएसपी की मदद से। यानी कहने का मतलब यह है कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और उस पैराग्राफ में अब आप पॉइंट वाइज समझा सकते हैं कि भाई ये काम हमारे लिए क्यों आसान हुआ, क्यों कठिन हुआ, उसे आप समझा सकते हैं सर। तो ये होता है पैराग्राफ और पॉइंट फॉर्मेट। अगर मैं आपसे कहूं कि एक हेडिंग में आपको ऐसे कह दूं कि भाई आज के समय में, मैं हिंदी में आपको अभी निबंध बता रहा हूं, अंग्रेजी में भी ऐसे होगा, टेंशन नहीं लेना है, कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ध्यान से सुना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारतीय समाज के लिए वरदान है। ठीक है, मैंने लिख दिया और आप शुरू करते हैं। अभी आप थोड़ा सा और समझेंगे, चिंता मत करिएगा। आप शुरू करते हैं और आपने लिख दिया, हेडिंग बनाया विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बढ़ता महत्व, और आप यहां से लिखना शुरू कर दिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्या क्या लाभ है, एआई का क्या लाभ है, कैसे एसएमएस का प्रयोग कर पा रहे हैं, इस तरह से। तो ये कहलाता है कि आप एक हेडिंग बना करके और उसके अंदर जो है सब हेडिंग डाल करके आप चीजों को लिख रहे हैं, या आप हेडिंग ऐसे बना दिए, ठीक है, और उस हेडिंग के नीचे आप फिर से हेडिंग डाल करके चीजों को लिख रहे हैं, या एक हेडिंग डाल करके उसके नीचे आप लिखना शुरू कर दे रहे हैं। ये तरीका आप हाई स्कूल में जब आप पढ़ रहे थे तो आप यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग का प्रयोग कर रहे थे, और इसी के हिसाब से आपको हाई स्कूल में नंबर मिला था, अगर आपको याद होगा तो। तीसरा जो होता है साथी, वो होता है यूज ऑफ डायग्राम एंड स्कीमेटिक। कहने का मतलब कि आप एक फ्लो चार्ट बनाइए। किसी कोई पॉइंट है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इस तरह से ग्रोथ कर रही है, मोदी जी ने अभी हाल ही में बताया, हालांकि अब 6वीं इकोनॉमी पहुंच चुकी है, तो आप डायग्राम बना करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन एक अच्छा और बेस्ट और मस्त तरीका क्या है सर, कि हम हेडिंग में लिखें, हेडिंग को पॉइंट में कर दें, और जरूरत पड़े तो हम डायग्राम कर दें। सबसे बेस्ट तरीका यह है, तीनों को मिला करके अगर आप लिखते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको लगे कि नहीं हम तीनों पॉइंट को नहीं मिला सकते हैं, तो मेरे कहने की वजह से आग में मत कूद जाना। देन सेकंड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा आजकल चलता है ट्रेंड में, अच्छा नंबर भी मिलता है, क्योंकि इसमें पॉइंट समझने में मदद मिलती है। लेकिन ऊपर की बात को ध्यान रखना, सुसंगति होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पॉइंट जो है दूसरी दुनिया का रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब समझिएगा बॉडी ऑफ एन एस्से। अगर हम एक एस्से लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो एक एस्से में साथी 3 पॉइंट लिखना है। आपके पेपर के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूं, बाकी जब आइए इसके आप तैयारी करेंगे तो उसमें अलग दुनिया में आपको बताऊंगा। पहली पॉइंट होती है कि आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसे आप कैसे लिखते हो। सबसे जरूरी ये होता है इंट्रो, शुरुआत आप कहां से कर रहे हो। और देखिए 200 शब्द में सबसे मजे की बात है कि जब आप अपना इंट्रो लिखेंगे तो ये इंट्रो आपका 25 से 30 वर्ड का हो जाएगा सर। आप कहोगे क्या सर मजा है? सर मजा है, बिल्कुल मजा है, चंगा सी है ना। फिर सेकंड पार्ट होता है कि उस एस्से का बॉडी, यानी उस एस्से का जो मेन पार्ट होता है
जो कि लगभग में कम से कम 100 और मैक्सिमम 125 वर्ड का आपको लिखना है, ये होता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी होता है साथी, वो होता है कंक्लूजन। आप कैसे कंक्लूजन दे रहे हो, जो कि 25 से 30 वर्ड का होता है, ये ध्यान रखना होगा। अगर आपका इंट्रो बहुत अच्छा है तो आपका बॉडी पार्ट और आपका ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और बहुत नॉर्मल चीज है मेरे भाई। कैसे सर? देखिए, इंट्रोडक्शन सर कैसे लिखते हैं, शुरुआत कैसे करेंगे? तो इसमें 2 पॉइंट पर, हालांकि बहुत सारे तरीके होते हैं। जब आप सिविल सर्विस आईएएस ओएएस देने जाएंगे तो उसमें तो बहुत सारे पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं, 5-7 तरीके बताए जाते हैं। पर आपको मैं आईएएस तो नहीं ना बनाऊंगा बाबू, है ना, बनना है सिर्फ समीक्षा अधिकारी। तो देखते हैं काम। पहली बात तो आप कोटेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन दीजिए, शुरू कर दीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, मतलब कि आप जो है, जो आपका फॉर्मेट है कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो लिख सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? आप किसी का स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप कहेंगे कि इन दिस स्टेटमेंट फला आदमी ने फला बातें लिखी और फला बातें का संबंध आपके टॉपिक से कैसे है। आप मान लीजिए कि इंडिया को विजन को लेकर के कोई चीज है, तो भी नरेंद्र मोदी जी का विजन 2047, उसको लेकर के विजनरी माइंड इन्होंने कुछ कहा। या आप पीछे का कोई स्टेटमेंट अगर आप देख रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ स्टेटमेंट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के कुछ स्टेटमेंट, समझ रहे मेरी बात को, जो कि रिलेट करता हो आपके उस टॉपिक से जिस पर आपको निबंध लिखना है। या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, या जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, यानी जो हमारे पर्यावरणविद हैं, अगर हमें नेचर से संबंधित हैं, जैसे बहुत लोग हो गए, हंसा मेहता जी, बहुत ऐसे लोग हैं, उनके कोटेशन आपको याद रखना है। वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी बात को लिखने के लिए। 25, बस ये सब याद करना पड़ेगा। कोटेशन के लिए अलग से पूरा कोटेशन लिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये कोटेशन आपको कम से कम 200 कोटेशन रट के जाना पड़ेगा। 90,000 सैलरी बेबाऊ ऐसे ना मिल जाए, पहली बात तो याद रखो, है ना, बिना रटे ना हुई। तो कम से कम 100-200 कोटेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, वहीं से आप अपनी कहानी शुरू कर दो। पहली बात तो ये। सेकेंड चीज है, आप यहां से भी अपनी कहानी शुरुआत कर सकते हो कि भारत लैंगिक असमानता सूचकांक, या स्टार्ट कर सकते हो कि इन द इंडेक्स ऑफ द जेंडर, द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026, इंडियाज रैंक इतना इतना इतना, समझ रहे हैं। तो इन दिस रिपोर्ट रिप्रेजेंट, मालूम कहने का मतलब यह है कि आप किसी, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ, है ना। कहने का मतलब यह है कि आप बता सकते हैं कि साहब देखो यार, प्रॉब्लम यह है कि इस रिपोर्ट में ये बात लिखी है और ये रिपोर्ट हमारा उस पॉइंट से कैसे संबंधित है। लेकिन स्टार्टिंग में नेगेटिव लिखना मजा नहीं आता, लेकिन आप इस रिपोर्ट और फैक्ट का इस्तेमाल आप बॉडी के अंदर भी कर सकते हो, ध्यान रखना। लेकिन कोटेशन का इस्तेमाल आप बॉडी के अंदर नहीं करोगे, बीच में कोटेशन नहीं घुसाओगे। सिविल सर्विस का एग्जाम होता तो घुसा देते हैं, लेकिन 200 शब्द में ही लिखना है, तो पूरा लिमिट ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप रिपोर्ट से भी तैयार कर सकते हो। इसके लिए आपको कम से कम 50 से 60 रिपोर्ट्स में तैयार करा दूंगा मेरे भाई। 30 वर्ड तो आपका हो गया, है ना, ये तो रटने वाला है। अब इसमें कौन सा प्रोपेगेंडा फैला दिए कि नहीं आप हिंदी माध्यम के, अरे रटके मारेंगे हिंदी माध्यम वाले, यार क्या मजाक है ये, है ना, रटके मार देंगे हिंदी माध्यम वाले। चलिए बढ़ते हैं मेन बॉडी एस्से पार्ट पे। इसमें क्या लिखना है सर? तो मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया सर। अब जो भी आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन से ट्रांजिट आपको करना है, मेन बॉडी को लिंक करना है। पहली बात तो ये कि आपको अब क्या करना है कि मेन बॉडी से लिंक करना है सर। ये बात हुई मजे की कि एक तरफ से पॉइंट था, अब आपको क्या करना है, इसे मेन बॉडी से लिंक करना है सरकार। कैसे करेंगे मेन बॉडी से लिंक? ये सबसे पहला तरीका होगा। एस्से का जब हम मेन बॉडी लिखेंगे तो हमें लिंक करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है साहब, यही याद रखिएगा, ठीक है। एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो आपने कोटेशन लिखा या जो आपने रिपोर्ट लिखा वो रिपोर्ट कहीं और का हो और आप लिंक कुछ और कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अब सुनिए, आपने मेन बॉडी का जो पहला पैराग्राफ लिखा, मान लीजिए कि इन दिस कोटेशन या इन दिस रिपोर्ट इंडिया या फला 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 इशू जो है यहां तक है, और आपने इस इशू को यहाँ पे ला करके छोड़ दिया, फुल स्टॉप दे दिया।
अब इसके बाद ये आपका पैराग्राफ 1 कंप्लीट हो गया, कहने का मतलब ये आपका मेन बॉडी हो गया, पैराग्राफ 1 हो गया। अब आपको लिखना है पैराग्राफ 2, और याद रहे कि पैराग्राफ 1 जो आप लिखेंगे उसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 25 ही होनी चाहिए, मैक्सिमम कर दीजिए कि 25 से 30 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। समझ रहे? जैसे आपने अभी इंट्रो लिखा, इंट्रो के बाद 25-30 शब्द का आपका इंट्रो हो गया, 15 से 20 भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कोटेशन के हिसाब से, है ना। उसके बाद आप 25 से 30 वर्ड में लिखोगे क्या, पहला पैराग्राफ। उसके बाद अब आपको इस्तेमाल करना है कनेक्टर का। कनेक्टर शब्द होते हैं, जब आपको हम कंजक्शन पढ़ाएंगे वहां पे और भी बताएंगे। उसमें कुछ शब्द जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, हाउएवर, मोरएवर, सिमिलरली, इस प्रकार, इन एडिशन टू, लाइकली, समझ रहे? इस प्रकार से आप कनेक्टर स्टार्ट करके, ठीक है, लाइकली, जापान्स इकोनॉमी फेसिंग द हाइजर इशूज, ठीक है, या सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली से आप पॉइंट को स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये कनेक्टर का इस्तेमाल करें, जैसे एग्जामिनर कनेक्टर देखेगा उसका दिला बाग बाग हो जाएगा कि भाई पैराग्राफ दे करके भाई ने कनेक्टर जोड़ दिया, मतलब बुद्धिमान आदमी है, कोई नॉर्मल आदमी है नहीं, क्योंकि ज्ञान तो नॉर्मल आदमी से ले नहीं रहा है ना। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। अब देखिए कनेक्टर को आपको ध्यान से रखना है साहब, कनेक्टर पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और जो सेकंड पैराग्राफ आप लिखेंगे, ये जो आपका पैराग्राफ होगा ये 40 से 50 वर्ड के अंदर होना चाहिए, इतना शब्द आप लिखेंगे। देन उसके बाद फिर से आप कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और अगला जो आपका सेंटेंस होना चाहिए वो भी इतने पर ही खत्म होना चाहिए, यानी मतलब कि 3 पैराग्राफ में आपको अपना पूरा सेंटेंस खत्म करना है। पहली बात तो ये, मान लीजिए कि आप कह रहे हैं सर हम कुछ और तरीका अपनाना चाहते हैं, कुछ और तरीके से हम इसे कई सेक्टर, कई डायमेंशन में बांट करके अपने निबंध को लिखना चाहते हैं, तो हाँ बांट सकते हैं सर। फिर वही 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या, जब भी आप किसी डायमेंशन में लिखना शुरू करना तो पहला डायमेंशन सोशल डायमेंशन आपको याद रखना है। अब मान लीजिए कि कोई आ गया एस्से लिखने के लिए और आप चाहते हैं कि सर मैं इसे 3 डायमेंशन में बांट के लिखना चाहता हूं और लिखना हूं उस एस्से के बारे में सर सोशल डायमेंशन, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी आप सोशल डायमेंशन लिखेंगे तो उसमें स्टैटिस्टिक्स और डेटा का प्रयोग करेंगे, रिपोर्ट डालना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसमें आप कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स को इनबिल्ड करने के लिए, अगर आप बेहतर लिख रहे हैं तो, और केस स्टडी करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल आपको ऐसा मिल जाए फला जगह का फला एग्जाम्पल, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आ गया तो आप अपने हिसाब से वहां पे देख लेंगे कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बातें आ गई तो वो भी रखेंगे। पॉलिटिकल डायमेंशन में राजनीति में क्या चीजें हो रही हैं उस पर पॉइंट पे लिखा जा सकता है, किस तरह से असमानता समानता को लेकर डिस्कस है। इकोनॉमिकल डायमेंशन में वही बातें हैं, तो आप सेक्टर इसे लिखवा दीजिएगा 5-7 एस्से पर, तो आप समझ जाएंगे इस पॉइंट को, ठीक है। सर एक अंतिम फेज होता है कि कंक्लूजन ऑफ एन एस्से, हम किसी एस्से का ऑफ द एस्से, आप द एस्से से होगा है नहीं, कंक्लूजन ऑफ एन एस्से होना चाहिए, एन लगना चाहिए, द नहीं, ठीक है। तो आप किसी फिलॉसफी से खत्म कर सकते हैं, या किसी कोटेशन बेस कर सकते हैं, पोएम बेस, बुक बेस, या फिर किसी के पर्सनालिटी बेस कर सकते हैं, या उस पूरे एस्से का जो सार समरी है अपने तरीके से दे सकते हैं। कभी भी कंक्लूजन आप अगर दे रहे हैं, नेगेटिव कंक्लूजन देना है तो याद रखिएगा उसमें पॉजिटिव का महक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें गंदा लगे कि आप पूरी तरह से सरकार के विरोधी हैं। आप जब भी एक एस्से को लिखिए तो आप पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के अच्छे से लिखेंगे, एक तरफा न्याय नहीं देंगे। बाकी इस पर और भी चीजें हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं कि सर 1-2 एस्से लिख करके आगे समझाइए तो भी चीजें समझ में आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि सर प्रेसिज और भी चीजों पर डिस्कस करें तो मैंने आपसे कहा ये ग्रामर का पोर्शन है तो आप इस पर चर्चा कर लीजिएगा। बाकी इतना कठिन नहीं है यार, 1-2 बार कोशिश करिए, 1 महीना आप हमसे ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिए ग्रामर, फिर आप लगेगा ससुरा उड़ाएंगे, धुआं धुआं कर देंगे, इससे लिखने में क्या मर रही है कि नहीं है, मारेंगे धुआं धुआं हो जाएगा, इससे उससे क्या औकात है यार 200 शब्द में, है कि नहीं है, मारेंगे धुआं धुआं हो जाएगा। इतना तो हम ऐसा रटा देंगे सर, इतना वर्ड रटा देंगे मुंह पर आपके। बस आप प्रीलिम्स निकालो, स्टेज 1 का एग्जाम निकालो, हाँ ये इतना पढ़ लो, फिर उसके बाद हमसे पूछो सर ऐसे लिखना है सर, इतना मारेंगे, ये ऐसे पता नहीं कहाँ जाएगा यार 200 शब्द, मतलब ये 40 मिनट अगर दे देंगे ना सर, कितना 40 मिनट में अगर आप 200 शब्द लिखेंगे ना, मतलब ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, RAHAMANOGLM,
समझ रहे? कहने का मतलब कि कितना आराम से लिख सकते हैं भाई, 200 शब्द आप अगर लिखेंगे ना तो 40 मिनट का मतलब क्या ही बताएं, 40 मिनट में 200 शब्द लिखेंगे तो एक एक शब्द भी आप पकड़ पकड़ के लिख सकते हैं। राइटिंग वाइटिंग कहीं तेल लेने, राइटिंग का तो कोई मैटर नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को? 40 मिनट इसको आप दे देंगे और 40 मिनट आप दे देंगे किसको, प्रीसेज को, 80 मिनट हो जाएगा। और बाकी के बाद 40 मिनट में भाई इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन धुआं धुआं मार देंगे, खत्म कहानी यार भाई। ठीक है, 100+ नंबर आप लेकर आएंगे, इसकी गारंटी है, अच्छे से आप लेकर आएंगे। बस ये है कि थोड़ा सा पढ़िए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा सब, है ना? चलिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।